Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of April 2021. 4 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसके लगभग 39 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए। पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकेंगे, प्लस सबके लेक्चर्स की पीडीएफ भी हमने अपलोड की है, तो आपको वो लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा सीसैट का कोर्स हमारा चल रहा है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे लिंक दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, पहले जिनके जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रियम्बल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है इट वॉज इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट प्रोपोगेट्स द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सी ऑप्शन कह रहा है इट इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रीफेस बट नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डी ऑप्शन कह रहा है इट हैज बीन अमेंडेड वंस टू ऐड ओनली सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टर्म्स टू द टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेवन लेक फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हेवन लेक इनमें से कौन से दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाती है। ऑप्शन आर चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड जापान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, चाइना एंड रशिया। हेवन लेक। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आर ए, इट हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बी, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली ओइंग टू अ गैस लीक इन बागजान ऑयल फील्ड। सी, इट इज कंटिग्यूअस बायोस्फीयर रिजर्व बिटवीन इंडिया एंड भूटान। या डी, इट इज अ रिवराइन आइलैंड बाउंडेड बाय रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मानस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आगे मूव करते हैं आज के मैप ऑफ द डे में। तो आज जो मैप मैंने लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट मैप है रिगार्डिंग द मेटेलिक मिनरल। जो फेरस मेटेलिक मिनरल्स हैं इंडिया के, वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनरल्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछने भी लगा है, प्लस ये पार्ट ऐसा है जो किसी को याद नहीं रहता, ज़्यादा याद नहीं रह पाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि चीज़ें बताऊँ, एक एक करके अपन देखें। सबसे पहले हम आयरन और माइंस देख लेते हैं। अगर आपसे आयरन और माइंस के बारे में पूछे क्वेश्चन, चाहे वो मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मैप हो, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे, ये 3 माइंस तो आपको इधर साइड दिख रही होगी। ये आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो उड़ीसा वाले रीजन में तो मयूरभंज एक माइंस है, मयूरभंज आर द माइंस। देन आपको केंदुझार दिख रहा होगा, देन देर इज अ केंदुझार। एंड देन देर इज योर गुआ माइंस। ओके, तो गुआ माइंस भी हैं ऊपर, उसके अलावा केंदुझार है, उसके अलावा मयूरभंज है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपको ये 3 माइंस तो ऊपर याद रखनी है। मयूरभंज अगर आपको पूछना है तो ये आपका उड़ीसा वाले पार्ट में है। ठीक है ना। तो और ये आपका मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा वाले पार्ट में है। केंदुझार भी सेम आपका उड़ीसा में है। और गुआ आयरन ओर्स, जो ये गुआ वाला है ना, ये ऊपर देखो, ये मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ, है ना। तो ये मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, ये वाला केंदुझार उड़ीसा में। ये गुआ जो है ना, गुआ, ये आपका झारखंड में, दिस इज इन झारखंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, गुआ इज इन योर झारखंड वाला पार्ट। देन आपका ये दुर्ग आप सबको पता होना चाहिए, ये आपका छत्तीसगढ़ में, दुर्ग इज इन छत्तीसगढ़। ये भी आपका आयरन और माइन है, तो दुर्ग इज इन छत्तीसगढ़। देन बैलाडीला, इट इज ऑल्सो एन आयरन और माइन इन छत्तीसगढ़। बैलाडीला भी काफ़ी फेमस है, बैलाडीला ये भी आपका छत्तीसगढ़ में आयरन और माइन के रूप में है। ठीक है। देन महाराष्ट्र में आपका चंद्रपुर है, देर इज अ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। ये देखो यहाँ पे है ना चंद्रपुर, दिस इज चंद्रपुर, ये आपका महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज अनदर आयरन ओर माइन। तो मयूरभंज, केंदुझार, गुआ, गुआ माइंस आपकी झारखंड में है, मयूरभंज एंड केंदुझार वो आपका उड़ीसा में है, दुर्ग बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में है। देन कर्नाटका में आपका बेल्लारी, दिस इज बेल्लारी कर्नाटका। ठीक है ना। और यहाँ पे चित्रदुर्ग भी है, तुमकुरू भी है, चिकमंगलूर भी है, एंड कुद्रेमुख। दीज ऑल आर इन कर्नाटका। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा है आयरन और माइंस। कौन कौन सी हैं, बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, तुमकुरू है, चिकमंगलुरु है, एंड कुद्रेमुख है। दीज ऑल आर इन कर्नाटका। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। देन आपका यहाँ पे रत्नागिरी इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, अगेन अनदर माइन, रत्नागिरी इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। ये भी आप याद रखें। गोवा में भी आपकी आयरन और माइंस हैं। तो रत्नागिरी ऑल्सो इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, गोवा इज डिफरेंट गोवा। देन चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुरू, कुद्रेमुख एंड चिकमंगलूर, दे ऑल आर इन
कर्नाटक। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। देन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कौन कौन से पोर्ट्स है जहाँ के थ्रू आयरन और एक्सपोर्ट होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज मारमागांव पोर्ट। मारमागांव जो पोर्ट है आपका यहाँ से भी होता है। देन विशाखापट्टनम पोर्ट जो आपका आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस है, विशाखापट्टनम, दैट इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग योर आयरन और, ये भी आयरन और एक्सपोर्ट करता है। देन आपका पारादीप जो आपका उड़ीसा में है, पारादीप, दिस इज ऑल्सो अनदर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। तो पारादीप भी आपका हो गया, ठीक है ना। और दीज आर द फेमस स्पोर्ट्स। कौन कौन से, मारमागांव, देन मंगलुरु भी है, मारमागांव गोवा वाला पार्ट है। देन आपका मंगलुरु, मंगलुरु जो कर्नाटका में है, मंगलुरु भी है कर्नाटका में, ठीक है ना। मारमागांव आपका गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटका में है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे विशाखापट्टनम इज एन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट एंड देन पारादीप इज ऑल्सो एन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, तो इसको याद रखिएगा। मैंगनीज की अगर हम बात करें, मैंगनीज की बात करें कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैंगनीज एक तो आपका यहाँ पे उड़ीसा वाले पार्ट में सुंदरगढ़ है, उड़ीसा में आपका सुंदरगढ़ है, इन उड़ीसा यहाँ पे मिलता है। देन केंदुझार में भी आपका मैंगनीज मिलता है। बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट इज फेमस फॉर मैंगनीज, मैंगनीज के लिए बालाघाट इज रीजन इज फेमस फॉर मैंगनीज। देन आपका नागपुर और भंडारा, महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा वाला जो रीजन है ना, नागपुर एंड भंडारा रीजन, दिस इज फेमस फॉर योर मैंगनीज, है ना, याद रखिएगा, दिस इज फेमस फॉर मैंगनीज। देन आपका यहाँ पे शिवमोगा, कर्नाटका में शिवमोगा है, गोवा इज ऑल्सो फेमस, शिवमोगा आपका कर्नाटका में इज ऑल्सो फेमस फॉर मैंगनीज। तो मैंगनीज के लिए कौन कौन से हमने देख लिए, शिवमोगा देख लिया कर्नाटका में, नागपुर भंडारा देख लिया हमने आपका महाराष्ट्र में, बालाघाट देख लिया मध्य प्रदेश में, सुंदरगढ़ और केंदुझार देख लिया आपके उड़ीसा में। तो दीज आर द फेमस पॉइंट्स ऑफ मैंगनीज। तो दिस इज अ मैप विच कंटेन्ड द फेरस मिनरल्स, यानी कि मैंगनीज, आयरन और, फिर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हमने इस मैप के थ्रू देख लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको अच्छा लगा होगा जान करके, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस है। ओके, लेट मी ओपन द पेपर एज वेल। ओके, सो हियर वी आर। सबसे पहले जो फ्रंट पेज में एक न्यूज़ है जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखी है आप लोगों के लिए, वह स्वेज कैनाल की रिसेंट क्राइसिस। देखो, एक तो स्वेज कैनाल क्राइसिस जो हुई थी वो 1956-57 में हुई थी, 1956-57 में जब उसको बंद कर दिया था अरब वर्ल्ड ने। तो 1956-57 में जब 7 डेज वॉर भी हुआ था, देयर वाज अ 7 डे वॉर, इजरायली वॉर, फेमस इजराइल 7 डे वॉर हुआ था। तो ये तब की क्राइसिस है। एक अभी रिसेंट क्राइसिस हो गई है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ट्रांजिट रूट, ये वर्ल्ड की मोस्ट क्रिटिकल ट्रांजिट रूट है आपकी जो स्वेज कैनाल है, एंड इट गॉट ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो गई थी ड्यू टू अ लार्ज कंटेनर वेसल MV एवरग्रीन, एवर गिवन, याद रखिएगा, MV एवर गिवन वॉज द नेम ऑफ द लार्ज कंटेनर, MV एवर गिवन, दिस वॉज द नेम ऑफ द लार्ज वेसल कंटेनर, एंड इसने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन किया और एक तरह से ग्लोबल शिपिंग उस रूट की बंद कर दी थी, ब्लॉकेड कर दिया। दिस वॉज द स्वेज ब्लॉकेड, याद रखिएगा, MV एवर गिवन, दिस इज द नेम, एंड इस कारण से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेड की समस्या वहाँ पे हो गई। स्वेज कैनाल वैसे में जब आप देखेंगे तो सेंसुसरेट III फेरो ऑफ इजिप्ट 1874 BC के टाइम की स्वेज कैनाल है वैसे में, लेकिन मॉडर्न जो रिवाइवल देखा जाता है वो 17 नवंबर 1869 को माना जाता है, ठीक है ना। द मॉडर्न ओपनिंग जो हुई थी इसकी वो 1869 में 17 नवंबर को मानी जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेगा। एंड इट इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट, कहाँ पे लोकेटेड है, इजिप्ट में लोकेटेड है। एंड ये इसमें मेडिटेरेनियन सी और रेड सी वाले पार्ट को कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। देन इसके अलावा जो डिस्टेंस है, लगभग आपका जो लंदन पहुंचने की जो डिस्टेंस है उसको लगभग 7,000 किलोमीटर से डिक्रीज कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस लेक, है ना। इट हैज़ कट द डिस्टेंस, है ना, यूरोप और एशिया को इतना कनेक्ट कर दिया है कि अब ये 7,000 किलोमीटर से डिस्टेंस कट हो गई है, ठीक है ना। एंड 1956 में क्या हुआ था, क्राइसिस हुई थी, उसका नेशनलाइजेशन हो गया था। द गमाल अब्दुल नसेर ही नेशनलाइज द कैनाल इन 1956 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट दैट हिंज्ड ऑन द कैनाल। ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल इन्वेडेड इजिप्ट, फिर उस समय ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल जो थे इन्होंने ये इन्वेड कर दिया इजिप्ट को, एंड दिस वाज नोन एज द स्वेज कैनाल क्राइसिस ऑफ 1956, उसको स्वेज कैनाल क्राइसिस 1956 कहा जाता है। स्वेज कैनाल अगर क्लोज हो जाती है तो बहुत बड़ी सप्लाई चेन है जो कि एक तरह से ब्रेक हो जाएगी, एंड अभी ब्लॉकेड में भी हमने यही देखा कि जो पूरी शिपिंग रूट थी एक तरीके से बंद हो गई, ठीक है ना। एंड शिपमेंट्स जो थे वो एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं पहुंच पा रहे थे। सो दीज वर द इश्यूज विच वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ दिस लेक स्वेज कैनाल, ठीक है।
आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पूछे। पहला सवाल मैंने पूछा था प्रियम्बल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो बी है। इट प्रोपोगेट्स द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आप ये बाकी के चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए क्यों गलत है और क्या सही स्टेटमेंट होगा। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था हेवन लेक किसके बीच में, तो हेवन लेक जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। हेवन लेक इज बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, सो ए विल बी द आंसर फॉर दैट। इसके अलावा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क न्यूज में था, तो इट वाज द न्यूज रिगार्डिंग द गैस लीक इन बागजान ऑयल फील्ड। तो गैस लीक जो हुई है बागजान ऑयल फील्ड के, वो इसके नियर हुई थी दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये भी आपको याद रखना। सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन आज टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। लेट्स सी कि और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। पैनल सबमिट्स रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन इसरो एस्पियोनाज केस। तो एक हाई लेवल प्रोब पैनल जो कि अपॉइंट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसने कि ये देखा है कि जो नाम्बी नारायण थे, एक्चुअली मैं बताता हूँ 1994 में एक एस्पियोनाज केस हुआ था जिसमें नाम्बी नारायण के ऊपर, नाम्बी नारायण, ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, इसरो पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। और नाम्बी नारायण के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उनकी एक मूवी आने वाली, इनफैक्ट आर माधवन की एक मूवी है जो कि नाम्बी नारायण के ऊपर ही है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि नाम्बी नारायण उस बहुत ज़्यादा ब्राइट माइंड थे, उनके ऊपर एक फेक केस लग गया था जिसमें केरला जो पुलिस है उसने फेक केस बना करके नाम्बी नारायण को अरेस्ट कर लिया था, नाम्बी नारायण को अरेस्ट कर लिया था ऑन एलिगेशंस दैट ही इज ट्रांसफरिंग सम सीक्रेट फाइल्स टू एनिमी नेशंस और फॉरेन नेशंस को सीक्रेट फाइल्स भेज रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो नाम्बी नारायण के ऊपर इसके ऊपर 1994 में स्पियोनाज केस लगा था। एंड बाद में सीबीआई की एक जो कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी। सीबीआई कोर्ट हैज़ गिवन अ क्लीन चिट टू नाम्बी नारायण। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल भी अपॉइंट किया था seeking the truth about Nambi Narayan, and this panel was headed by DK Jain। DK Jain इसको हेड कर रहे थे, याद रखिएगा DK Jain इसको हेड कर रहे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाम्बी नारायण कौन थे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ इनको कौन हेड कर रहे थे, एंड DK Jain ही वॉज द मतलब कि इन्होंने इस पैनल को हेड किया था, ठीक है ना। एंड दे हैव ऑर्डर्ड नियरली 50 लाख कंपेंसेशन फॉर कंपेलिंग मिस्टर नारायणन टू अंडरगो इमेंस ह्यूमिलिएशन। मतलब नाम्बी नारायण ने जो ह्यूमिलिएशन फेस किया बिकॉज ऑफ दैट, उसके लिए 50 लाख रुपए कंपनसेशन जो है उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये देखना है कि एक व्यक्ति की लाइफ रून हो गई, एंड ही कुड हैव डन सो मच फॉर इंडिया, वो इतना कुछ कर सकते थे इंडिया के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ हमको सोचनी चाहिए बिफोर डूइंग दैट, बिफोर इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन टू अ पॉलिटिकल मिसचीफ। ऐसी चीज़ हमको सोचनी चाहिए। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। न्यू लाइट, अब ये जो आर्टिकल है ये है रिगार्डिंग द रिसर्चर्स। अब देखो क्या हुआ था, 10 साल पहले एक नया स्टेट खोजा गया था जिसको हम ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, OBEC। ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड अ स्टेट ऑफ लाइट, इट इज़ अ स्टेट ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में जब हम एक अगला स्टेट देखते हैं तो ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इट इज़ वन लार्ज सुपर फोटोन, इट इज़ वन लार्ज सुपर फोटोन मेड अप ऑफ मेनी लाइट पार्टिकल्स, ठीक है ना। एक लार्ज सुपर फोटोन रहता है, दिस इज अ लार्ज सुपर फोटोन विच इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब क्या है कि जो बॉर्न साइंटिस्ट हैं, यहाँ के बॉर्न साइंटिस्ट हैं, दे हैव रिपोर्टेड अ हिदरटू अननोन फेज ट्रांजिशन इन ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उन्होंने एक फेज ट्रांजिशन देखा है ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का, उसको ओवर डैम्ड फेज कहा जा रहा है। दे आर कॉलिंग इट ओवर डैम्ड फेज, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड ये जो डिस्कवरी है, दिस इज रेलिवेंट फॉर इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, दिस इज रेलिवेंट फॉर इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन। याद रखिएगा ओवर डैम्ड फेज, अभी जो है ओवर डैम्ड फेज, ओवर डैम्प्ड DAMPED डैम्ड फेज, फेज जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से है। और ऑप्टिकल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, एक सुपर फोटोन विच इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट पार्टिकल्स, सुपर फोटोन मेड अप ऑफ मेनी लाइट पार्टिकल्स, इसको याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं। हाउ एशियन डेजर्ट्स डस्ट इनहेंसेस इंडियन समर मानसून। अब एक स्टडी चल रही है जिसने कि ये बोला है कि जो डस्ट आती है, डस्ट स्वाम्स आते हैं, दे कैन इम्पैक्ट द मानसून। डस्ट स्वाम्स जो आते हैं दे कैन इम्पैक्ट द मानसून, और ये प्रेसिपिटेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, रेनफॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है दे कैन इवन फर्टिलाइज द रेन फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन इवन फर्टिलाइज द रेन फॉरेस्ट, हरिकेन्स ला सकते हैं, मानसून को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ योर डस्ट स्वाम्स और ऑल। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। न्यू स्टडी नाउ डिटेल्स हाउ डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट्स इन द वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन समर मानसून। तो इंडिया समर मानसून जो है ना, उसमें वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट एशिया से आने वाली जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, डस्ट है, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो रिसर्चर्स ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इंडियन समर। अब देखो एक रिवर्स इफेक्ट भी है इसका। इसका रिवर्स इफेक्ट क्या है कि इंडियन जो मानसून है वो डस्ट स्टॉर्म को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज द विंड इन द वेस्ट एशिया। ठीक है ना। तो प्रोड्यूस मोर डस्ट। तो ये रिवर्स इफेक्ट भी है, मतलब कि एक तरफ से क्या होता है कि डस्ट से मानसून बढ़ रहा है, दूसरा मानसून बढ़ने से भी डस्ट बढ़ता है, डस्ट वाला स्टॉर्म्स जो है वो बढ़ता है इन दीज रीजंस। तो ये एक रिवर्स इफेक्ट भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना। एंड डस्ट स्वार्म्स फ्रॉम द डेजर्ट्स व्हेन लिफ्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिज्म कि डस्ट स्वार्म्स जो होते हैं व्हेन दे आर लिफ्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स दे कैन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड बिकम हॉट। वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे और हॉट बन जाएंगे। एंड दिस कैन कॉज हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा, चेंज इन एयर प्रेशर होगा, विंड सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होगा, इन मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट इन्फ्लुएंस होगा, इंक्रीज करेगा प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें होंगी, जब हॉट बन जाएगी विंड तो उसके बाद क्या होगा, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा तो चेंज इन द एयर प्रेशर चेंज होगा, विंड सर्कुलेशन चेंज होगा, एंड इन्फ्लुएंस होगा मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट की जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। कभी भी आप देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बादलों में ज़्यादा पानी रहेगा। ठीक है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये डेजर्ट्स हैं, जैसे टकला मकान डेजर्ट है आपका वेस्ट चाइना का, गोबी डेजर्ट है, इन सब से जब भी ट्रेवल करते हैं इस तरह के लोएसिस, डस्ट स्वाम्स, ये सारी चीज़ें, तो आपका काफ़ी ज़्यादा मानसून इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। अगला है रिवर्सिंग अ बैन। नाउ हुआ क्या था कि देखो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे एक बैन लगा दिया गया था ट्रंप एरा में H1B वीज़ा में। H1B वीज़ा क्या होता है, एक्चुअली में ये वर्क वीज़ा होता है जो कि इंडियंस को अलॉट किया जाता है। H1B वीज़ा अगर आपको यूएसए में काम करना है, वर्क करना है आईटी में या इनमें, तो H1B वीज़ा आपको मिलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर क्या किया था, जून में बंद कर दिया था कि बोला था कि अब कोई इशू नहीं होगा इस तरीके का वीज़ा। तो इससे काफ़ी लोग परेशान थे, उन्होंने कहा था कि इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, इम्पैक्ट तो पड़ता लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल मूव था रादर दैन ये कि वहाँ के अमेरिकन के लिए जॉब से ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल मूव था। क्यों पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि ऑलरेडी उस समय जब ये अनाउंसमेंट हुआ जून में तो पैंडेमिक का पीक चल रहा था, पैंडेमिक अपने पीक पे चल रहा था। अब ऐसे टाइम में तो ऑलरेडी ऑब्वियस बात है, जॉब क्रिएशन तो उस समय भूल ही जाओ, सब लोग वैसे ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो ऐसे में इस तरीके का बैन लगाना एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप लगता है, ना कि एक इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, वहाँ के लोगों को जॉब देने के लिए, ऐसा नहीं लगता। ठीक है ना। सो यूएस इकोनॉमी वाज ऑलरेडी अंडर प्रेशर। एंड दूसरी चीज, दिस वीजा डिड नॉट अप्लाई टू वीजा होल्डर्स ऑलरेडी विद इन द यूएस। एक और चीज है कि जो इंडियंस ऑलरेडी वहां पे थे, वहां पे उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था इस ऑर्डर के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप वहां पे ऑलरेडी जो लोग जॉब लिए हुए हैं, इंडियंस जो वहां पे काम कर रहे हैं, वहां उनको इंपैक्ट नहीं पहुंचा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इंपैक्ट नहीं पहुंचाना चाहते हो, आप केवल अपना पॉलिटिकल मोटिवेशन सिद्ध करना चाहते हो, आप चुनाव जीतना चाहते हो। एक्चुअली उस समय इलेक्शन का टाइम था, तो अमेरिका फॉर अमेरिकन ये सब बोल करके अलग अलग तरीके से, किस तरीके से वो जितने ज़्यादा जिस सेक्शन के वोट बटोर सकते हैं वो चाहते थे। ठीक है ना। बट ऐसा हुआ नहीं, एंड नाउ जो बाइडन हैज़ रिवर्स दैट डिसीजन। ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने उसका अपोज भी किया था, चाहे सुंदर पिचाई हो, गूगल सीईओ, चाहे एलन मस्क हो, चाहे एप्पल के सीईओ टिम कुक हो। एवरीवन पोस्टेड सिमिलर मैसेजेस ऑन द सोशल मीडिया एंड दे ऑल वर अपोज्ड टू दिस मूव, जिसमें कि क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो टैलेंट चाहती है, कोई भी कंपनी जो है वो टैलेंट चाहती है, और इस तरीके के बैन से जो टैलेंट है वो बिल्कुल नहीं आ पाता। और इंडिया में तो काफ़ी टैलेंट है जो कि चाहते हैं अमेरिकन, है ना। वो चीज़ हम नहीं चाह पाते, पता नहीं क्यों। द बिग पुश फॉर डिजिटल करेंसी इन
इन चाइना। अब क्या है, चाइना ने रिसेंटली फरवरी में लॉन्च की है लेटेस्ट उनके करेंसी को, उन्होंने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, ठीक है ना। एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ मेजर रोल आउट बिकॉज ऑफ 2022 में विंटर ओलंपिक्स हैं बीजिंग में। देर आर 2022 विंटर ओलंपिक्स आर इन बीजिंग, फरवरी में होने वाले हैं 2022 के विंटर ओलंपिक्स। तो बीजिंग चाहता है कि उसके पहले चाइना चाहता है कि वहाँ पे फुल फ्लेश्ड रोल आउट कर लिया जाए। अब ये जो डिजिटल करेंसी, इसको DCEP बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP, या फिर इसको डिजिटल RMB, रेमिनबी चाइनाज करेंसी, डिजिटल RMB यानी डिजिटल रेमिनबी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। DCEP यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल करेंसी इकोनॉमिक पेमेंट, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इट कैन बी डाउनलोडेड एंड एक्सचेंज्ड वाया एप्लीकेशन। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसको कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रूवल दिया है, उस ऐप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चाइना इज अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव बिगन पायलट ट्रायल्स, मतलब इस तरीके की डिजिटल करेंसी के पायलट ट्रायल्स करने वाली इंडिया, चाइना चौथी 5वीं कंट्री है। स्वीडन, साउथ कोरिया, थाईलैंड ने भी कर रहे हैं इस तरीके के डिजिटल करेंसी के ट्रायल्स। स्वीडन, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड के बाद चाइना आई थिंक चौथी कंट्री है जिसने किया है। ई वॉलेट, और क्या ये डिजिटल करेंसी सेम होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई वॉलेट तो ऐसा जैसे पेटीएम हो गया, वहाँ पे चाइना में अली पे हो गया, वी चैट पे हो गया, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहलाते हैं। एक्चुअली में डिजिटल करेंसी एक तरीके से लीगल टेंडर है जिसको कि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बैंक वहाँ का अप्रूवल देता है। जैसे नोट होती है ना 100 की नोट, उसी तरीके की ये डिजिटल करेंसी को भी गारंटी सेंट्रल बैंक दे रही है, ठीक है ना। ई वॉलेट तो मिडल मैन है, तीसरे थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन है, लेकिन डिजिटल करेंसी थर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन फीस भी नहीं लगती। ये मतलब कि इसमें इंटरकनेक्टिविटी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको इंटरकनेक्टिविटी की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वैसे अगर आप नॉर्मल पेटीएम, अली पे, वी चैट पे करेंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको नहीं पड़ेगी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको फीस नहीं लगती, क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिडिल मैन या तीसरा थर्ड पार्टी प्लेयर नहीं है, ठीक है ना, तो फीस भी हमको नहीं लगती। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके डिजिटल करेंसी के, वहाँ पे काफ़ी बूम मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है, ठीक है ना। एंड चाइना काफ़ी ज़्यादा जोर दे भी रहा है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4%, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2021 से 2026 के लिए इन्फ्लेशन टारगेट्स सेट कर दिए हैं। एक्चुअली 2017 में इन्होंने टारगेट सेट किए थे फॉर 5 ईयर्स एंड दे वर सेट एट 4 ± 2%। 2017 में सेट हुआ था तो 4 ± 2% पे सेट हुआ था। सेम 2021 से 2026 तक के लिए भी अब सेट कर दिया गया है 4 ± 2% पे। हुआ क्या था एक्चुअली में, देखो होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, ये कंसेप्ट कई बार बताया फिर बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ग्रोथ को बढ़ाने जाएगी, मतलब बैंक्स अगर इस तरीके की पॉलिसी रखें कि ग्रोथ बढ़े, तो अगर ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। सिंपल सी बात समझ लेना, अगर ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब एक्चुअल में देखो RBI के पास टारगेट क्या है कि इन्फ्लेशन उसको 4 ± 2% पे रखना है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा चाहिए इंडिया में, तो ग्रोथ भी ज़्यादा चाहिए और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो RBI ये सोच रहा था कि हो सकता है इस बार थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दिया जाए, मतलब कि 6 ± 2% कर दिया जाए, यानी कि 2% से 8% कर दिया जाए, कुछ इस तरीके का सोचा था उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इन्फ्लेशन हम 4 ± 2 ही रखेंगे, हाँ ग्रोथ जरूर हमको ज़्यादा चाहिए। पर वही वाली बात है कि क्लैश करती है, जब भी अपन ग्रोथ बढ़ाने के लिए जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड जब बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉन्ट्रास्टिंग। अब देखना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।